हेलो स्टूडेंट, वेरी वार्म वेलकम इन प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। एंड स्टूडेंट, हमारा जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 2, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स और फोर्स। ये लेक्चर नंबर हमारा 3 है। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 अपलोड हो चुके हैं और उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया है। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 1 एंड 2 नहीं देखे हैं तो पहले आप वो देखिए, ताकि आपको लेक्चर नंबर 3 जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो टॉपिक आज हम इस लेक्चर में लेने वाले हैं वो है पेज नंबर आपका 22, इम्पोर्टेंस इन ह्यूमन हेल्थ। उसके अलावा हम लेके जाएंगे इम्यूनिटी थ्रू वैक्सीनेशन। इसके बाद हमारा जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एग्रीकल्चर। इसके अलावा हम लेके जाएंगे यूज इन एनर्जी फ्यूल प्रोडक्शन। और आखिरी जो टॉपिक जाएगा क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। ये पेज नंबर 23 के हैं। इसके अलावा पेज नंबर 23 में आपके दो डू यू नो भी है, उसको भी हम अच्छे से समझेंगे ताकि कोई भी आपका जो डाउट है वो ना रहे। तो बच्चों, सबसे पहले देखिए हमारे इम्पोर्टेंस इन ह्यूमन हेल्थ में पहला पॉइंट में आपको क्या बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एनिमल, खासकर जो काऊ होती है उसकी एलिमेंट्री कैनाल में रहते हैं। ठीक है, जो कि उसको दो चीज़ें खासकर करने में हेल्प करवाते हैं। पहला डाइजेशन, ठीक है, और सेकंड एब्जॉर्प्शन। जो वो फूड खाएगी उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। और वैसे ही कुछ बैक्टीरिया बच्चों हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है यहाँ पर मौजूद रहते हैं, जो कि बाउल मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम बाउल मूवमेंट क्या है। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों, आप आसानी से समझ सकते हो और बहुत आसानी से समझ भी जाओगे और कभी भूलोगे भी नहीं। तो बाउल मूवमेंट क्या होता है बच्चों, जो हमारा एक लास्ट स्टॉप होता है फूड, जो हम डाइजेस्टिव फूड खाते हैं उनमें जो चीज़ें हमें नहीं पच पाती है और जो चीज़ें अनडाइजेस्टेड फूड में आती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन, और वो कन्वर्ट हो जाती है स्टूल में। ठीक है, जिसके कारण जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारी बॉडी से, यानी लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम से होता हुआ एनस के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है। ठीक है बच्चों, यानी जो फूड का लास्ट स्टॉपेज होता है, यानी लास्ट टाइम होता है उसका, जो कि अनडाइजेस्टेड रूप में होता है, वो हमारी बॉडी से लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए, रेक्टम से होते हुए एनस के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है। तो ये मूवमेंट करवाने में कौन हेल्प करता है, जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया। आगे बढ़े, अब हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स की। तो बच्चों, सबसे पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एंटीबायोटिक्स का नेचुरली प्रोडक्शन करते हैं हमारी बॉडी में। तो एंटीबायोटिक है क्या, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एंटीबायोटिक्स आर केमिकल दैट inhibit the growth of harmful microorganism by affecting their life process। तो एंटीबायोटिक क्या होता है कि एक ऐसे केमिकल होते हैं जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको बीमार कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ को ये रोकता है। ठीक है, उनकी ग्रोथ को बढ़ने नहीं देता है, उनको किल कर देता है, उनको बाहर ही रोक देता है, ताकि ये हमारी लाइफ को अफेक्ट या हमारी लाइफ पे उसका बुरा असर ना पड़े। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों पेनिसिलिन की। तो ये जो पेनिसिलिन है एक एंटीबायोटिक है जो कि फंगस से बनता है, और फंगस का नाम क्या है, पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इसका ये देखेंगे कि पेनिसिलियन जो है वो कहाँ यूज़ होता है।
तो इसके पहले कि बाकी भी एंटीबायोटिक्स हमारे पास है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरेथ्रोमाइसिन, ये सारे के सारे जो है वो फंगी से तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब इनका यूजेस देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है पेनिसिलिन। तो यहाँ पर पेनिसिलिन जो है बहुत सारे इन्फेक्शंस जो फैलाने वाले जो डिजीज़ होती है, जैसे न्यूमोनिया हो गया हमारा, या रेस्पिरेटरी में कोई दिक्कत आ गई है जिसके कारण हमारी फीवर आता है, स्किन में, गम में, माउथ में, या थ्रोट इन्फेक्शन होता है, इन सब में। और ये सारे डिजीज़ किसके कारण होते हैं? कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ठीक है, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है। और पेनिसिलिन की खोज जिसने की थी, या जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था, वो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। समझ में आया बच्चों? यहाँ पर हम दूसरा एंटीबायोटिक्स जो आपकी बुक में दिया गया है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, वहाँ पर इसका यूजेस नहीं है, लेकिन जब पढ़ रहे हैं तो साथ साथ पढ़ते जाते हैं। छोटे छोटे टर्म्स है, और ज़्यादा कोई हैवी आपका इससे सिलेबस नहीं बनेगा, आप अच्छे से उसको समझ सकते हो। तो इट इज़ एन एंटीबायोटिक्स दैट इज़ यूज टू ट्रीट मॉडरेट टू सीवर, यानी कम से थोड़े से जो बहुत ज़्यादा टीबी या ट्यूबरकुलोसिस, न्यूमोनिया, इन्फ्लुएंजा, प्लेग जैसी बीमारियां होती हैं, उन कंडीशन में ये एंटीबायोटिक्स यानी स्ट्रेप्टोमाइसिन दी जाती है। ठीक है बच्चों, उसके अलावा हम बात करते हैं टेट्रासाइक्लिन की। तो टेट्रासाइक्लिन का यूज़ बहुत बड़े वैरायटी में किया जाता है, इन्फेक्शंस के डिजीज़ में, इवन देन एक्ने की डिजीज़ में। तो ये एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को बिल्कुल स्टॉप कर देती है। ठीक है, दिस एंटीबायोटिक ट्रीट ओनली बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। तो ये जो एंटीबायोटिक है सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकती है। इट विल नॉट वर्क फॉर वायरल इन्फेक्शन। ये वायरल इन्फेक्शन जैसे कॉमन कोल्ड हो जाता है, सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, उसमें ये काम नहीं करेगी। यूजिंग एनी एंटीबायोटिक व्हेन इट इज नॉट नीडेड कैन कॉज इट टू नॉट वर्क फॉर फ्यूचर इन्फेक्शन। तो बोलते जब एंटीबायोटिक्स का ज़रूरत नहीं है तब भी अगर हम इसको लेते हैं, बिना कारण से अगर लेते हैं, तो क्या होता है फ्यूचर में अगर हमें कोई सच इस टाइप के हमारे को इन्फेक्शंस हो जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी जो है उस पर काम नहीं करेगी, क्योंकि वो इतनी हैबिचुअल हो चुकी होगी कि जो हमारी बॉडी के गुड बैक्टीरिया भी होंगे उनको भी ये किल कर देती है, अगर हम बिना रिक्वायरमेंट के जो है बॉडी में इसको लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एरिथ्रोमाइसिन। तो एरिथ्रोमाइसिन इज एन एंटीबायोटिक, सीधी सी बात है, ये भी एक एंटीबायोटिक है जिसका कि बहुत ज़्यादा यूज़ हम चेस्ट का अगर इन्फेक्शन हो जाता है उसको क्योर करने के लिए, न्यूमोनिया को क्योर करने के लिए, या स्किन प्रॉब्लम, इसके अलावा भी बहुत सारे डिजीजेस है जिनके क्योर के लिए, जिनसे बचने के लिए हम एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम बोलते हैं कि एंटीबायोटिक्स जो होती है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं एंटीबायोटिक्स टिक्स। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव इसका ट्रीटमेंट है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाले जो इन्फेक्शंस है, ठीक है, इनसे जो होने वाले इन्फेक्शन है, जो डिजीज़ है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, कॉलेरा एक्सेट्रा, यानी इसके अलावा भी बहुत सारी, इनके ट्रीटमेंट में ये बहुत कारगर है, बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो एंटीबायोटिक पहली चीज़, तो जो क्वालिफाइड डॉक्टर हो उन्हीं के ही जो प्रेस्क्राइब, जितनी वो डोजेस बोले कि आपको वो डोज, वो मेडिसिन आपको कितना लेना है, तो जितनी मेडिसिन बोले उतनी ही मात्रा में, उतनी ही क्वांटिटी में, और उतने ही टाइम पीरियड। सबसे इम्पॉर्टेंट है ड्यूरेशन, कि कितने टाइम पीरियड में खाना है, बस थोड़ी थोड़ी देर बाद, थोड़ी थोड़ी देर बाद नहीं खाना है, और बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब्ड के भी, बिना इनकी एडवाइस के भी कोई भी एंटीबायोटिक्स जो है वो नहीं लेनी है। दूसरी चीज़, जितना ये टाइम पीरियड बोले कि आपको 7 डेज तक ये दवाइयाँ लेनी है, ठीक है, या 4 डेज या 15 डेज, तो उस टाइम पीरियड का आपको खासा ख्याल रखना है, नहीं तो ये इन
इफ़ेक्टिव हो जाएगी, यानी इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। और तीसरी चीज़, एक बात और याद रखनी, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की कि अगर हम बहुत ज़्यादा, जब ज़रूरत ही नहीं है उसके बावजूद हमने थोड़ा-सा कुछ हुआ और हमने ले लिया बिना रिक्वायरमेंट के, अगर हम खा लेते हैं, तो ये फ्यूचर में हमारे किसी भी काम नहीं आएगी, क्योंकि जब हमें ज़रूरत ही नहीं है तो ये बॉडी में किसको किल करेगी, क्योंकि कोई अंदर दूसरी डिजीज़ तो है नहीं जिससे ये हमारे को प्रोटेक्ट करेगी। तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी में जो यूज़फुल बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया है, उसको भी ये किल कर देगी। और जब ये किल कर देगी तो हमारी बॉडी में जितनी भी बीमारियों से लड़ने वाली जो ताकत है, वो भी धीरे 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 कम होती जाएगी। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, इम्यूनिटी थ्रू वैक्सीनेशन। तो सबसे पहले वैक्सीन समझ लेते हैं कि वैक्सीन क्या है। तो वैक्सीन एक ऐसा सब्सटेंस है दैट हेल्प प्रोटेक्ट अगेंस्ट सर्टेन डिजीज, जो हमें किसी पर्टिकुलर डिजीज से बचाता है या प्रोटेक्ट करता है। तो वैक्सीनेशन क्या है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वे है जिससे हमारी इम्यूनिटी जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है। और वैक्सीन के थ्रू हमारी इम्यूनिटी को बहुत मजबूत बनाया जाता है। हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से होता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो एंटर होने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लाइक बैक्टीरिया और वायरस है, उनकी ग्रोथ को रोका जाता है, और अगर वो आ जाए तो उनको तुरंत डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो वैक्सीन क्या है कि वैक्सीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी को सर्टेन किसी पर्टिकुलर डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। तो उसके अलावा ये वैक्सीन, इसके अलावा एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया और वायरस को किल करता है, उनकी ग्रोथ को वीकेंड यानी बहुत स्लो कर देता है, जिस कारण वो हमारी बॉडी में ज़्यादा कोई नुकसान जो है वो नहीं पहुंचा पाते हैं। तो जो कॉमन मेथड है बच्चों वैक्सीन देने का, वो है इनोकुलेशन यानी इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है, या फिर ओरली दिया जाता है। जैसे पोलियो जो है वो ड्रॉप्स, आपने सुना होगा, ड्रॉप्स पिलाई जाती है। तो यहाँ पर कॉमन दो मेथड बताए गए, इनोकुलेशन यानी इंजेक्शन के थ्रू, ये वाला मेथड, और दूसरा ओरल मेथड। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एग्रीकल्चर, जिसमें कुछ एक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी की हम बात करते हैं, जिसमें इन बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनो बैक्टीरिया, जो कि एटमोसफेयर से ठीक है, एटमोसफेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, और उनको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी ऐसी यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कि नाइट्रोजन को प्लांट जो है वो आसानी से ले सके। जैसा हम जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन होती है, लेकिन प्लांट उसको डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं जो प्लांट के रूट में पाए जाते हैं, ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं और उनको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिससे प्लांट उनको डायरेक्टली ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के बैक्टीरिया को बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन ये यहाँ से हटा रही हूँ बच्चों मैं इसको, 78 नाइट्रोजन फिक्सर्स। क्यों बोलते हैं इनको बायोलॉजिकल, क्यों लगाया इनके आगे, क्योंकि ये सारी जो प्रोसेस होती है वो नेचुरल होती है, इसके लिए इनको बायोलॉजिकल इनके आगे लगाया गया। नाइट्रोजन को ये फिक्स करते हैं, तो जिस कारण इनका पूरा नाम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया रखा गया। इसके अलावा अगर बात करें बच्चों हम राइजोबियम बैक्टीरिया की, तो राइजोबियम बैक्टीरिया आपने देखा होगा, बहुत सारे, ये देखो लिगुमिनियस जो प्लांट होते हैं, जो दाल वाले जो प्लांट होते हैं, ठीक है, उनकी सॉइल में ये या उनकी रूट में ये जो है ये बैक्टीरिया पाया जाता है, जो भरपूर यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है, और 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 जिस भी प्लांट की रूट में ये रहता है उसको ये नाइट्रोजन को यानी यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके देता है। ठीक है, यहाँ पर एक टर्म यूज हुई बच्चों, सिम्बायोटिक एसोसिएशन।
ठीक है। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या है कि सिम्बायोसिस इज अ क्लोज रिलेशनशिप किसके बीच में, दो अलग अलग काइंड के ऑर्गेनिज्म, और वो दोनों काइंड कैसी है, लिविंग थिंग है। जैसे कि बच्चों फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया लिव इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ काउ, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि एक बैक्टीरिया जो है वो काऊ के डाइजेस्टिव सिस्टम में रहता है। तो बैक्टीरिया काऊ की हेल्प करता है। द बैक्टीरिया हेल्प द काऊ बाय ब्रेकिंग डाउन द प्लांट दैट द काऊ ईट। तो जो प्लांट काऊ ने खाया है उसको ब्रेक डाउन, उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाने में वो हेल्प करता है। और इसके रिटर्न में काऊ ने क्या किया, प्रोवाइड अ प्लेस टू लिव एंड अ सोर्स ऑफ फूड फॉर द बैक्टीरिया। एक दो काम किए काऊ ने, पहला काम उसको रहने के लिए जगह दी, और दूसरा उसके लिए फूड का प्रबंध किया। तो यहाँ पर इनका रिलेशन कैसा हुआ, सिम्बायोसिस। तो इस तरीके की रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, लेकिन दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे की मदद भी करते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं हम कि यहाँ पर आपको कुछ राइस फील्ड नज़र आ रही है। इनकी जो राइस फील्ड होता है, इनकी रूट्स में, इनके साथ भी ऐसा ही होता है, इनकी रूट्स में साइनो बैक्टीरिया रहता है, और इनका रिलेशन भी कुछ ऐसा ही जैसे हमने ऊपर पढ़ा राइजोबियम वाला। ठीक है। और दूसरा हमने एग्जाम्पल लिया, ऐसा ही इनका रिलेशनशिप भी है, यानी सिम्बायोटिक एसोसिएशन वाला। तो यहाँ पर साइकस जो प्लांट है इनके साथ भी ऐसा ही है, यानी एक दूसरे की ये हेल्प करते हैं। नाइट्रोजन, यानी ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, यानी प्लांट की हेल्प करते हैं, और प्लांट भी इसके बदले इनको शेल्टर और फूड का प्रबंध करता है। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है यूज इन एनर्जी ऑफ फ्यूल प्रोडक्शन। तो बच्चों जब भी शुगर को फर्मेंटेशन किया जाता है तो उस समय जो प्रोड्यूस होता है वो होती है इथेनॉल। ठीक है। और जब बायोगैस तैयार की जाती है या बायोगैस जब बनती है तो उस समय प्रोड्यूस होती है मीथेन गैस। और दोनों ही यूज किए जाते हैं एज अ फ्यूल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी में। ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा दो चीज़ों के बारे में, हमने पढ़ा एथेनॉल के बारे में जो शुगर को फर्मेंटेशन के द्वारा पैदा हुआ, और उसके बाद हमने बायोगैस से प्रोड्यूस मीथेन गैस के बारे में पढ़ा। तो दोनों ही जो है वो एज अ फ्यूल यूज होती है, कहाँ पर, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी में। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। तो बच्चों जब एनिमल और प्लांट जो है वो डाई होते हैं, यानी उनकी डेथ होती है, प्लांट की जो लीव्स गिरनी स्टार्ट होती है, सूखी लकड़ियाँ देखी होगी आपने, उनसे गिरनी शुरू हो जाती है, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है बच्चों कि इनकी जो बॉडी है, यानी उनके जो पत्ते हैं और एनिमल की जो बॉडी है वो गलनी सड़नी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। जो गलनी सड़नी स्टार्ट हो जाती है यानी डिकम्पोज होनी शुरू हो जाती है। तो डिकम्पोज शुरू होने के बाद क्या होता है बच्चों, डिकम्पोज होने के बाद धीरे धीरे इनकी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे, यानी कि जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, तो जितने भी इनकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स थे वो सब के सब जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, और इनकी बॉडी में जितनी भी ऑर्गेनिक मैटर थे वो कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में और न्यूट्रिएंट्स में। जो ब्लैक कलर के जो मैन्योर खाद बनती है वो इन्हीं के गलने सड़ने से यानी डिकम्पोज होने से तैयार हो जाती है। तो ये सारी जो प्रोसेस है ये क्या करती है, उस सॉइल को जो है रिप्लेनिश कर देती है, यानी उसके अंदर की जितनी भी चीज़ें इसने यूज़ की थी वो वापस उसको दोबारा देती है, यानी उसको फर्टाइल बनाने में हेल्प करती है। तो जिस कारण जितनी भी चीज़ें इसने ड्यूरिंग अपने लाइफ टाइम में ली एक प्लांट ने, वो वापस दोबारा इसी मिट्टी में मिल जाती है, और जिस कारण ये जो सारी चीज़ें हैं दोबारा दूसरे प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करती है। और यहाँ पर बैक्टीरिया बैक्टीरिया एंड फंगी कुछ ऐसे कॉमन डिकम्पोजर है जो कि उन लीव्स को, डेड बॉडीज को, यानी एनिमल्स की डेड बॉडीज को गाने सड़ाने में मदद करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया।
तो बच्चों अब आप बात करते हैं डू यू नो की, और इसमें सबसे पहले बात की गई है एडवर्ड जेनर के बारे में, जो एक इंग्लिश डॉक्टर थे जिन्होंने वैक्सीनेशन की प्रोसेस में अपना पहला कदम रखा। तो इनके बारे में और इन्होंने क्या किया, इनके बारे में और ज़्यादा जानने से पहले बात कर लेते हैं स्मॉल पॉक्स और काउ पॉक्स की, क्योंकि इनकी जो डिस्कवरी थी इसी के बारे में है। तो सबसे पहले जान लेते हैं काउ पॉक्स क्या होता है। तो काउ पॉक्स क्या है, गायों को लगने वाला यानी काउ को लगने वाला एक हल्का फुल्का रोग होता है जो पॉक्सो वायरस के कारण होता है। और जब ये ह्यूमन के कांटेक्ट में आता है तो ह्यूमन को ये स्मॉल पॉक्स जो डिजीज होती है उससे ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो स्मॉल पॉक्स क्या है फिर? तो स्मॉल पॉक्स भी एक जानलेवा बीमारी है जिसके कारण बॉडी में फीवर हो जाता है और स्किन में रैशेज आना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो। ठीक है, तो इनकी जो डिस्कवरी थी जो 1796 में, इन्होंने कहा कि काउ पॉक्स से हम स्मॉल पॉक्स का इलाज कर सकते हैं, यानी काउ पॉक्स से बनने वाली जो वैक्सीन है उससे हम स्मॉल पॉक्स का जो है वो इलाज कर सकते हैं। और इनकी ये जो खोज थी, उनकी जो ये डिस्कवरी थी, मेडिकल फील्ड में एक बहुत बड़ी सफलता थी जिसने काउंटलेस लाइफ्स को बचाया। मतलब असंख्य बोल सकते हैं जिनको जिंदगियों को उन्होंने बचाया। और अब जो है स्मॉल पॉक्स जो है वो पूरे विश्व से जो है इरेडिकेटेड यानी मिट गई है। अब स्मॉल पॉक्स अगर किसी को हो भी जाता है, फिलहाल अगर किसी को हो भी जाता है तो उसको ठीक किया जा सकता है, यानी अब ये एक जानलेवा बीमारी नहीं है। तो बच्चों हमारा आखिरी टॉपिक आता है प्रोबायोटिक्स। तो प्रोबायोटिक क्या है? कंटेन लाइव लाइव यानी जिंदा और गुड बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। ठीक है, हार्मलेस, हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, और जो कि हमारी बॉडी में नेचुरली फाउंड होते हैं, यानी अब हमारी बॉडी के अंदर नेचुरल तरीके से मिलते हैं। ठीक है, दे में हैव वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ये कोई एक तरह का बैक्टीरिया भी हो सकते हैं या फिर बहुत सारी बैक्टीरिया की स्पीसीज भी हो सकती है। ठीक है, ये कई तरीकों से बच्चों हमारी बॉडी को भी बीमारियों से रोकने और उनका इलाज करने में हेल्प करते हैं। ये जो बैक्टीरिया है नेचुरली बैक्टीरिया को हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग जगहों में जो होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, और जो डिजीज फैलाने वाले बैक्टीरिया होते हैं जिसके कारण डायरिया, लूज मोशन और बहुत सारी और भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण जो बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों से ये हमें नेचुरली प्रोटेक्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा सुरक्षा देते हैं, यानी एडिशनल हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को नेचुरली तरीके से प्रोटेक्ट करने में। तो इस तरीके से ये जो प्रोबायोटिक्स जो होते हैं हमारी बॉडी के लिए जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, और हमारी बॉडी जो है डिजीज़ फ्री रहती है इनके बॉडी में नेचुरल ग्रो होने से। तो आई होप बच्चों यहाँ तक का आपको टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा। कोई डाउट रहा होगा या कोई चीज़ अच्छे से क्लियर नहीं हुई होगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिन भी बच्चों को नोट्स चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल एड्रेस मैंने दिया है, उसमें अपना ईमेल एड्रेस जो है मुझे बताइए। वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में जो है वो सारे नोट्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए जाएंगे। तो मिलते हैं बच्चों नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना रिवाइज करिए।